आज का अपना टॉपिक है जैव निम्नीकरणीय बहुलक। क्या लिखा है? जैव निम्नीकरणीय बहुलक। वे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवाणु द्वारा विखंडन हो जाता है उनको हम जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। विशेषकर जो हमें प्राकृतिक बहुलक प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे आपका सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ये बहुलक इस प्रकार के होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा या एंजाइम के द्वारा इनका विखंडन हो जाता है। लेकिन जो संश्लेषित बहुलक होते हैं उनका विखंडन नहीं होता है और उनसे पर्यावरण के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को अगर आप मिट्टी में गाड़ भी दोगे तो 10, 15, 20 मतलब 100, 200, 300, 400 साल तक भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आज की क्लास में हम उन बहुलक की बात करेंगे जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विखंडन होता है। तो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट है जैव निम्नीकरणीय बहुलक। तो बात करते हैं इसके लिए। जैव निम्नीकरणीय बहुलक वे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विघटन हो जाता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विखंडन या छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, उन बहुलक को हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय बहुलक। देखो, जैविक तंत्र में पाए जाने वाले जैसे सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आदि का सूक्ष्म जीवों या एंजाइम के द्वारा विखंडन हो जाता है, इन्हें जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं। अब यहाँ से क्योंकि जो इस चैप्टर में आपने जितने भी बहुलक पढ़े थे, लगभग वो प्राकृतिक बहुलक के अलावा जितने भी बहुलक हमने पढ़े थे वो सब संश्लेषित बहुलक थे। और संश्लेषित बहुलक का विखंडन नहीं होता है और वो पर्यावरण में विकट समस्या उत्पन्न करते हैं, जबकि संश्लेषित बहुलकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा विखंडन नहीं होता है, जो पर्यावरण में एक विकट समस्या उत्पन्न करते हैं। अब क्या है कि प्रश्न क्या आएगा, ये तो समझना टॉपिक को। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहले बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक किसे कहते हैं। वे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा
क्या छोटे छोटे अणुओं में विखंडन हो जाता है, उन्हें हम जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। जैसे जैविक तंत्र में, जैसे नॉर्मल एग्जांपल के जैसे सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये इस प्रकार के बहुलक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा या एंजाइम द्वारा इनका विखंडन पॉसिबल है। लेकिन जो संश्लेषित बहुलक है उनका विखंडन नहीं होता है। लेकिन आपके इस सिलेबस में 2 इस प्रकार के बहुलक दिए जो संश्लेषित है और वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका विखंडन हो जाता है, अर्थात वो कैसे बहुलक है, जैव निम्नीकृत बहुलक। ठीक, पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, जो जैव निम्नीकृत बहुलक आपके सिलेबस में 2 दे रखे हैं, एक का तो नाम होता है PHBV, PHBV, दूसरा आपका नायलॉन 2, नायलॉन 6। क्या लिखा है? जैव निम्नीकृत बहुलक की बात करें तो पहला बहुलक कौन सा है, PHBV, और दूसरा है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। ये 2 इस प्रकार के बहुलक है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विखंडन हो जाते हैं और आपके सिलेबस में दिए, तो जिनके बारे में हमें डिटेल से बात करनी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी जैव निम्नीकृत बहुलकों के 2 उदाहरण लिखें, क्योंकि जो संश्लेषित बहुलक, जो प्राकृतिक वाले तो होंगे, संश्लेषित बहुलक की बात करें तो ये याद कर लेना, PHBV पूरा नाम होगा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, दूसरा नायलॉन 2 और नायलॉन 6, जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला जैव निम्नीकृत बहुलक, कौन सा, PHBV। अब देखो इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं अपने, मिटा दें इसको, कि पहला एग्जाम्पल है आपका PHBV, दूसरा नायलॉन 2 और नायलॉन 6। विशेषकर इनके एकलिक इकाइयों के नाम तथा इनका जो उपयोग है वो अपने को याद होना चाहिए। देखो हम बात करें, थोड़ा स्पेस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। क्या लिखा है, देखो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। देखो पॉली से क्या शब्द लिया गया आपका P, हाइड्रोक्सी से H, ब्यूटीरेट से B और वेलेरेट से V आ गया। तो शॉर्ट में क्या हो गया, PHBV, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, तो शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, PHBV। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, PHBV का पूरा नाम लिखे। तो PHBV का पूरा नाम क्या होगा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। अब जो सबसे पहले हम इनकी एकलिक इकाई की बात करते हैं, तो ये इसकी एकलिक इकाई होती है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल तथा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के सह भवलकन से PHBV प्राप्त होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, PHBV का फुल फॉर्म की बात, इसकी एकलिक इकाई की बात करें तो इसकी एकलिक इकाई एक तो हो गई आपकी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और दूसरी एकलिक इकाई होगी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब बच्चों को इनकी संरचना बनाने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करें। देखो ब्यूटेनोइक अम्ल कितने कार्बन, 4, और 4 में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका मतलब देखो ऐसा होगा 1 2 3 4। ब्यूटेनोइक अम्ल का मतलब, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और ओइक अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक समूह है, तो याद होना चाहिए 1 2 3 4, और चौथे में क्या जोड़ दिया, कार्बोक्सिलिक समूह है। अब देखो 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह है, तो 3 पे OH जोड़ दिया। अब बाकी वैलेंसी फ्री कर, जो वैलेंसी कर दो सेट कि CH3 CH CH2, कोई परेशानी नहीं है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। अब आपको बनाना है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, तो सीधी बात है कार्बन कितने होंगे, 5।
कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, और 5वें में देखो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, तो लास्ट वाले में क्या कर दिया, कार्बोक्सिल अम्ल। अब 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो कर लो 1 2 3, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, OH। बाकी वैलेंसी पूरी करनी है तो CH3 CH2 CH CH2, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इसको बनाना कैसे वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं थोड़ा वापस से तरीके से बना लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, CH3 CH OH CH2 COOH, पहला तो ये हो गया। अब 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, तो CH3 CH2 CH OH CH2 COOH, ठीक है। अब इनका आपको बहुलकीकरण करना है, लेकिन बेटा यहाँ परेशानी है कि अब इस प्रकार से ये इससे जुड़ नहीं पाएगा। तो एक तरीका बताता हूँ कैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है। आपको क्या करना है कि इस CH3 को तो ले आओ OH के स्थान पे, और OH को ले आओ CH, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इधर देखो, इन दोनों को, इसको इधर शिफ्ट कर दो और इन दोनों के स्थान पे इसको ले आओ। अगर इस प्रकार से आप इनको परिवर्तित करोगे तो क्या स्ट्रक्चर होगी, लिख रहे हैं यहाँ पे HOCH CH3 CH2 COOH प्लस OH दे देगा HOCH CH2 CH3 CH2 COOH। इनके कितने कितने अणु लोगे आप, NN। अब इनका आप सबहुलकीकरण करोगे तो सीधी सी बात है, जब जोड़ेगा तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, जल का अणु। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से H गया, यहाँ से OH बाहर गया, और यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर चला गया। अब इसको जोड़ दो आपस में, तो क्या कंडीशन बनती है कि OCH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O को ऐसे रख दिया, यहाँ पर O आ गया, फिर CH। अब देखो, चाहो तो CH3 CH2 है, CH3 CH2 को आप क्या बोलते हो, CH3 CH2 एथिल हो गया। तो चाहो तो आप इसको C2H5 एथिल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चाहे CH3 CH2 लिख दो या C2H5, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, CH2 CH3, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। और इसको क्या किया, कोष्ठक में बंद, नीचे कितना लगा दिया, N, क्या बन गया, PHBV, क्या लिख दिया, PHBV। अब देखो यहाँ पर हम इनके उपयोग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, उपयोग की। इनका उपयोग किस में किया जाता है, तो वो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि देखो यहाँ लिखते हैं PHBV का, नजर नहीं आएगा, PHBV का उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग, अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों और औषधियों के नियंत्रित मोचन में किया जाता है। अब देखो बात करें, ये अपना पहला बहुलक कौन सा हो गया, ये बहुलक जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से है, आपके जैव निम्नीकृत बहुलक है। तो सबसे पहले बात तो आपके माइंड में याद होनी चाहिए कि PHBV किस प्रकार का बहुलक है, जैव निम्नीकृत बहुलक है। दूसरा, अब जैव निम्नीकृत बहुलक में भी एक विशेष बात रखना कि इस बहुलक में ये कौन सा बंध बन रहा है, एस्टर बंध। कौन सा बंध बन रहा है, एस्टर बंध। तो बिल्कुल क्लियर से जैव निम्नीकृत एस्टर बहुलक है, जैव निम्नीकृत एस्टर बहुलक। स्टार्ट करते हैं, एक बार फटाफट इसका रीजन लेते हैं कि पहला बात, PHBV का फुल फॉर्म पूछे तो पॉली बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बेटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। PHB कौन सा जैव निम्नीकृत एस्टर बहुलक है, इसकी एकलिक इकाई, तो एक एकलिक इकाई का तो नाम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और दूसरी का नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। चाहो तो आप इसको यहाँ लिख दो
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और ये हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब ये कैसे जोड़ा, इसको पहले ऐसा लिखा, फिर इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया और दोनों को जोड़ के ये बना दिया। और जब भी ये आपस में जोड़ते तो यहाँ से जलकाणु बाहर गया तो NH2 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और ये विशेष ध्यान रखना, ये कौन सा बंध है आपका, एस्टर बंध है। कौन सा बंध है, एस्टर बंध है। इसके बाद अगर हम इनके उपयोग की बात करें, किसके उपयोग की, तो PHBV का उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग, विशेष प्रकार की पैकिंग करने के लिए, अस्थियाँ जो हड्डियाँ होती हैं उसमें प्रयुक्त युक्तियों में, तथा औषधियों के नियंत्रित मोचन में इस PHBV बहुलक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद इसका जो दूसरा बहुलक है वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 की बात करते हैं। नायलॉन 2 और नायलॉन 6 की बात करते हैं। इसके बाद अगले बहुलक की बात करते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा है नंबर 2 नायलॉन 2 नायलॉन 6 बहुलक। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में इस बहुलक की एकलक इकाइयों का नाम भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। नायलॉन 2 नायलॉन 6। पहले एकलक इकाई की बात करते थे, वो इसमें 2 एकलक इकाई, एक एकलक इकाई में कार्बन की संख्या 2 होगी और दूसरी एकलक इकाई में कार्बन की संख्या है वो कितनी होगी, आपकी 6 होगी। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक एकलक में इसकी एकलक इकाई कितनी है, 2, एक में कार्बन की संख्या 2 है, दूसरे में कार्बन की संख्या कितनी, 6 है। तो जो जिसमें 2 है तो उसका नाम तो होता है ग्लाइसिन, तो यह लिख दिया ग्लाइसिन। और 6 का मतलब दूसरी एकलक इकाई कितनी कार्बन की होगी, 6 की, जिसको बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक अम्ल। तो ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक, ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक अम्ल के सहबहुलकन से, क्या लिखा है, ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक अम्ल के सहबहुलकन से नायलॉन 2 नायलॉन 6 बहुलक प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम बहुलक का निर्माण करते हैं तो हमें एकलक इकाइयों की संरचना आनी चाहिए। देखो ग्लाइसिन ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। अब अमीनो अम्ल क्या होता है, आपने सुना होगा प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का निर्माण कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। तो जो सबसे सरल अमीनो अम्ल है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। और अमीनो अम्ल की विशेष बात होती है कि इसके एक तरफ तो होगा NH2 समूह है, बीच में होंगे कार्बन और इधर लास्ट में होता है कार्बोक्सिल समूह है। कोई भी अमीनो अम्ल जब आप लोगे तो एक तरफ क्या होगा इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरी तरफ क्या होगा इसमें एमीन। एक तरफ कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरी तरफ एमीन होता है। तो ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है H2NCH2COOH। इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। अब बच्चों के कन्फ्यूजन आएगा एमिनो कैप्रोइक अम्ल कैसे लिखें। बेटा देखो इसमें कार्बन कितने हुए, 1 और 1 2, इसमें कार्बन कितने होंगे 6, तो लिख दो इसको H2N, एक तरफ COOH आएगा तो एक कार्बन यहाँ होगा तो कितने कार्बन बच गए 5, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 कितने 5 और यहाँ पे COOH। क्लियर होगी बात। अब चाहो तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर इजिली रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं COOH, इधर भी क्या लिख सकते हो आप COOH। ये केवल इनको लिखने का तरीका होता है, जैसे आपकी इच्छा हो। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें जब इसका बहुलकीकरण होगा तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H जलकाणु बाहर गया, यहाँ से एक H बाहर चला जाता है और यहाँ से OH बाहर चला जाता है और आपका क्या बनेगा NHCH2 COO NHCH2 कितने 5 COO।
ये बन गया। इस कंपाउंड को ही, इस बहुलक को ही हम क्या बोलते हैं, नायलॉन 2 नायलॉन 6 कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नायलॉन 2 और नायलॉन 6 बहुलक की एकलक इकाइयों के नाम बताइए। इसके बाद आगे हम बात करें तो ये बहुलक तो आपने पढ़ लिया। इसके अलावा 5-7 बहुलक अपनी बुक में और दे रखे हैं, जिनका नाम, एकलक इकाई, उनकी संरचना और उपयोग दे रखा है। तो बुक का जो स्क्रीनशॉट है उसकी, जहाँ पर ये बहुलक एक साथ दिए, वो मैंने आपको साइड में स्क्रीन पे लगा दिया है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको एज इट इज उतार के इनको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से भी पुट कर लिया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके माइंड में होने चाहिए कौन कौन से बहुलक लिखे, इन सब की एकलक इकाई क्या है, इन बहुलक की संरचना आप कैसे बनाओगे, और साथ में इन बहुलकों का उपयोग कहाँ किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आपके एक क्वेश्चन दे रखा बुक के पीछे, अभ्यास क्वेश्चन, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब बुक में एक अभ्यास क्वेश्चन दे रखा है, हम उसकी और बात कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपने जो पढ़ा है उससे आपकी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है आपके कि C डबल बॉन्ड O CH2 8, फिर इधर C डबल बॉन्ड O, फिर NH CH2 6 NH, और इसको यहाँ से इस प्रकार से बंद कर दिया और यहाँ लिख दिया N। इस बहुलक की एकलक इकाइयों के नाम लिखे। अब देखो थोड़ा सा आपको गौर देकर समझना है। कंडीशन क्या है, यहाँ आप समझें कि बहुलक को देखने पर आपको ये महसूस हो रहा होगा कि यहाँ कार्बन 8 है और इसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, जब इसका आप आंसर लिखना चाहोगे तो आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो CH2 कितने हो गए 8, इधर क्या होगा C डबल बॉन्ड OH, इधर भी C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। समझो क्योंकि जुड़ने पर जल का अणु। अब इधर क्या, इधर H आ जाएगा तो H2N CH2 6, और ये हो जाएगा NH2। तो इस बहुलक की एकलक इकाई ये होगी। अब देखो इनका नाम, ये तो आपने पढ़ा था, इसका नाम क्या था 6CH2, तो इसको आपने नाम दिया था हेक्सामेथिलीन, और 2 NH2 तो डाईएमीन। कमेंट्स में जल्दी बताइए हेक्सामेथिलीन डाईएमीन कौन से बहुलक की एकलक इकाई थी। रेसा बहुलक पढ़ा था आपने, उसमें एक बहुलक था जिसकी एकलक इकाई क्या थी, नायलॉन, मैंने बोल दिया नायलॉन 6, इसकी एकलक इकाई थी हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। अब दूसरे वाले को देखो, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ये बता दो 1 2 8 कार्बन, तो ये 9 और 10 कार्बन को क्या बोलते हो, डेक, और एल्केन है तो डेकेन हो जाएगा। और सीधी बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या कितनी है, 2 हो गई, तो इसको बोल देते हैं, देखो या तो नॉर्मली बोलते हैं डेकेनोइक अम्ल, कुछ जगह तो ये लिखा होता है, लेकिन देखो हम अपने हिसाब से नामकरण कितने कार्बन है, 8 2 10 कार्बन को बोलेंगे डेकेन। एक कार्बोक्सिलिक समूह इधर है, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह इधर है, तो 1, दूसरे वाला कितने पर आएगा 10, 2 के लिए डाई, और ये क्या हो जाएगा ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा, तो सही नाम लिख सकते हो डेकेन 110 डाई ओइक अम्ल। तो ये विशेषकर इनका ये पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक तो आपके थर्मोप्लास्टिक बहुलक, तथा दूसरा होता है थर्मोसेटिंग बहुलक। थर्मोप्लास्टिक बोलो, थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर करें, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दूसरा आता है आपका योगात्मक एवं संघनन बहुलक में अंतर। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, योगात्मक एवं संघनन बहुलक में अंतर। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर नंबर 15 बहुलक पॉलीमर जो हमने स्टार्ट किया था वो आज फिनिश
हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। चैप्टर काफ़ी इजी है, थोड़ा स्पीडली पढ़ाया गया, सिलेबस जल्दी हो जाए। आप कोशिश ये करो कि इसको बार बार 1 2 बार 3 बार लिखोगे तो ये जितने भी है आपको इजीली याद हो जाएंगे। और केमिस्ट्री क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर भौलक को ही माना जाता है। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।